हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक 2020 के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम्स आपका इस साल होने वाला है तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर पूरा जब तक डेट है उसके एक मंथ पहले तक करंट अफेयर्स पूछने की पूरी संभावना है। क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है, ज़्यादा करंट अफेयर्स जनरेट हुए नहीं हैं, तो जितने भी हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जनवरी से पढ़ के जाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपग्रेड एजुकेशन नाम का चैनल है यूट्यूब पर, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन व्यक्तियों तक ये पहुंच जाए जो आने वाले एग्जाम्स पर बैठ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने ऐड किया पंडित जसराज जी के बारे में। पंडित जसराज ये बेसिकली हैं कौन? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था और हाल ही में इनका निधन हुआ 2020 में। 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बेसिकली ये मेवाती घराना से बिलोंग करते थे। मेवाती घराना हरियाणा में बिलोंग करता है, ये हरियाणा से थे बेसिकली, तो मेवाती घराने से थे ये पूछा जा सकता है। इन्होंने 80 साल म्यूज़िक को दिए, संगीत को दिए। इनके बारे में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने 2006 में एक एस्ट्रॉयड की खोज की थी। माइनर प्लैनेट भी उसको बोल सकते हैं। उसका नाम क्या था याद रखेंगे, VP32। VP32 का नाम बदलकर उन्होंने पंडित जसराज रख दिया था इनकी याद में, ये आप याद रखेंगे। पंडित जसराज जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुके हैं। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में पद्मश्री मिला था, 1990 में पद्म विभूषण मिला था और 2000 में पद्म विभूषण मिला था। ये 3 डेट हैं इनके अवार्ड की, याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको एक टाइटल दिया था, याद रखेंगे, रसराज। रसराज नाम से इनको टाइटल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं पंडित जसराज जी के बारे में। सेकंड पॉइंट, CAG नए बने हैं। उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अभी इनको महालेखा नियंत्रक परीक्षक बनाया गया है। ये 14th CAG होंगे भारत के। CAG बेसिकली हमारे संविधान में पार्ट 5 में वर्णित है, भाग 5 में बतलाया गया है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में CAG के बारे में बताया गया है। CAG का काम क्या होता है? तो ऑडिटिंग करने का काम होता है। जो सरकार का कार्य है उसकी ऑडिटिंग करने का काम CAG का होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। अगर मैं पूछूं कि टेन्योर क्या होता है CAG का, तो CAG का टेन्योर 6 साल, 6 ईयर्स या 65 एज तक ये कार्यकाल इनका रहता है। इंडिया का पहला CAG कौन था? पहला महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव। वी नरहरि राव इंडिया फर्स्ट CAG हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू। यह प्रश्न आ सकता है कि अब कौन है? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने पोलियो के बारे में बताया है। पोलियो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका से पोलियो को पूरी तरह से ख़त्म किया जा चुका है WHO के द्वारा इसी महीने, इसलिए ये न्यूज़ में है। पूरे विश्व में पोलियो अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह गया है। सिर्फ कुछ देशों में आज भी पोलियो के केस रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें से पाकिस्तान एक है और दूसरा है अफगानिस्तान, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स इसमें नए ऐड किए हैं, जिसमें इन्होंने यह बताया है कि जो डॉटर हैं, जो बेटियां होती हैं, उनको संपत्ति का अधिकार बाय बर्थ मिलेगा। बाय बर्थ मिलेगा। पहले क्या होता था? फादर के एसेंट से, फादर की सहमति से जो लड़कियां होती थी उनको संपत्ति का अधिकार मिलता था, बट सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग उनको बाय बर्थ अब प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज के बारे में।
इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज की बात करूं तो 2020 का भी दिया गया है। नाम याद रखेंगे, मैरीके लुकास। मैरीके लुकास को इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज दिया गया है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट किस किस कृति के लिए दिया गया है, किस किताब के लिए दिया गया है, तो याद रखेंगे द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये उनकी किताब है जिनके लिए इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज इनको दिया गया है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, एक होता है मैन बुकर प्राइज ओनली। तो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज को स्टैब्लिश कब किया गया था? इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। अगर मैं पूछूं बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज बस को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये किया गया था 1968 में। दोनों में अंतर समझिएगा। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो होता है वो किसी भी नोवेल में, किसी भी लैंग्वेज में नोवेल आप लिखो, आपको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिलेगा, बट उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए। वहीं जो मैन बुकर प्राइज है उसका जो नोवेल जो भी लिखेगा उसका जो मीडियम होगा वो सिर्फ इंग्लिश हो सकता है और कोई भी मीडियम इसमें नहीं हो सकता है, ओनली इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो है वो हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। मतलब किसी भी देश का व्यक्ति इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज पा सकता है, बट मैन बुकर प्राइज में ऐसा नहीं है। मैन बुकर प्राइज में सिर्फ जो कॉमनवेल्थ नेशन है, कॉमनवेल्थ राष्ट्र हैं, राष्ट्रमंडल के जो देश हैं वही पा सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश कितने हैं? तो 54 हैं, ये याद रखेंगे। कुछ स्लाइड्स मैंने लगाई हैं आपके लिए जो मैंने अभी करंट अफेयर बताया। ये है पंडित जसराज जिनके बारे में मैंने आपको स्लाइड में बताया था। दूसरे गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14th CAG अभी बने हैं। और ये जो स्लाइड मैंने लगाई है ये बेसिकली जो कॉमनवेल्थ नेशन है 54, उन कॉमनवेल्थ नेशन को इंडिकेट करता है। ये जो साइन आपको दिख रहे हैं ये सब कॉमनवेल्थ नेशन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है वो किसको दिया गया है? मार्की लुकास को। इसको मार्की लुकास। तो ये किस किताब के लिए दिया गया है, किस नोवेल के लिए दिया गया है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, याद रखेंगे। ये पुरस्कार पाने वाली ये सबसे यंगेस्ट राइटर होंगी, ये भी याद रखेंगे। यंगेस्ट राइटर जिनको ये अवार्ड मिला है 2004 से अब तक यंगेस्ट राइटर हैं ये, ठीक है। ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड बोलते थे और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, याद रखेंगे। ये पहली डच राइटर हैं, ठीक है। फर्स्ट डच राइटर हु गॉट इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेघालय के नए गवर्नर बनाए गए हैं। मेघालय के नए गवर्नर कौन बनाए गए? सत्यपाल मलिक। ये सत्यपाल मलिक आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा को हटाया गया था तो उस समय उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल, सॉरी, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक ही थे। इनको अभी मेघालय का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे मेघालय के नए गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। कहाँ से? पहले कहाँ के थे? तो गोवा में से अभी मेघालय में इनको शिफ्ट किया गया है एज अ गवर्नर, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ 31 अगस्त को। इनके बारे में बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, 13th प्रेसिडेंट थे। इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया सन 2019 में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको एमिनेंट MP, एमिनेंट सांसद के क्षेत्र में इनको सांसद के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया 1997 में, उत्कृष्ट सांसद के क्षेत्र में, ठीक है। पद्म विभूषण से नवाजे गए थे 2008 में। अभी प्रणब मुखर्जी इसलिए भी न्यूज में थे कि इन्होंने एक बुक लिखी, द कोएलिशन ईयर किताब के लिए भी ये न्यूज में थे। 2017 में ये बुक लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट SBI के बारे में है। SBI एक्ट 1955, ये याद रखेंगे। SBI एक्ट कब बना? 1955 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था
आफ्टर दैट 1955 में एसबीआई हुआ। इसके जो चेयरमैन है याद रखेंगे कौन है, रजनीश कुमार। और एक चेयरमैन होता है, 4 एमडी होते हैं याद रखेंगे। वो एमडी कौन कौन से हैं, तो सीएस शेट्टी, दूसरे हैं दिनेश खेर, तीसरे हैं अरिजीत बसु और चौथे हैं अश्विनी भाटिया। ये 4 एमडी हैं, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चेतन भगत की एक बुक है, आप सीधे पूछ लिया जाएगा, वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर नाम से एक किताब चेतन भगत ने लिखी है, तो याद रखेंगे। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाल ही में खोली गई। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, सीधे पूछा जा सकता है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में खोली गई, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूली क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम पंजाब नेम्ड मुल्लापुर विल रिनेम्ड एज महाराजा यविंदर सिंह स्टेडियम। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम था पंजाब में जिसका नाम था मुल्लापुर स्टेडियम, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या रखा गया है, यदवेंद्र सिंह स्टेडियम। यदवेंद्र सिंह स्टेडियम। यदवेंद्र सिंह थे कौन, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताजी हैं यदवेंद्र सिंह। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता का नाम यदवेंद्र सिंह। ये स्टेडियम उन्हीं के नाम पे रिनेम कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल ट्राइबल डे। इंटरनेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल्स डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 1982 से मनाया जा रहा है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ट्राइबल डे के दिन द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की गवर्नर हैं, झारखंड की गवर्नर हैं, इन्होंने बेसिकली एक किताब का विमोचन किया। उसका नाम था शिखर को छूते ट्राइबल। शिखर को छूते ट्राइबल। बेसिकली इसको लिखा तो संदीप मुरारका ने है, बट विमोचन किया है झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने। शिखर को छूते ट्राइबल, याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे की थीम क्या है, तो कोविड-19 एंड एथनिक पीपल कैपेसिटी। एथनिक पीपल कैपेसिटी, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान स्कीम, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है ये स्कीम। इसका मैं एम पूछूं तो क्या है, इसका एम है जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। घर बैठे बैठे जो जंगल में कस्बे में बना के रहते हैं, उनको घर बैठे बैठे उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी सहायता गवर्नमेंट तरफ से हो सकती है, वो ऑनलाइन या फिर एसएमएस के माध्यम से की जा सके। तो ये इस स्कीम का एक एम ये है। एक इसी से रिलेटेड एक और स्कीम आई थी, सीएम मितान स्कीम, चीफ मिनिस्टर मितान स्कीम। इसमें बेसिकली जो अर्बन पीपल्स हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको भी घर बैठे बैठे सेवाएं मुहैया कराना ऑनलाइन और एसएमएस के थ्रू इन मिनिमम प्राइस, याद रखेंगे। कम से कम दाम पर सेवाओं को मुहैया कराना ऑनलाइन और एसएमएस के माध्यम से, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जोड़ा है पेरू के बारे में। पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका का। पेरू की कैपिटल है लीमा, याद रखेंगे। तो पेरू के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, वॉल्टर रॉजर। वॉल्टर रॉजर नए प्राइम मिनिस्टर पेरू के नाम है, याद रखेंगे। ये है पेरू की लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लेबनान के बारे में है। अभी हाल फिलहाल लेबनान न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ विस्फोट हुआ। विस्फोट क्यों हुआ, वहाँ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 लेबनान के बेरूत में वेयर हाउस में रखी गई थी। क्यों रखी गई थी, कुछ साल पहले ये जो मेडिटेरेनियन सी हैं, साइप्रस हैं, विभिन्न देश हैं, यहाँ अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। 2011 की बात है। तो लेबनान के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इनको रोका और पकड़ा, बिकॉज इलीगल चीज़ें हो रही थी। इन्होंने एक गलती ये की कि जो इन्होंने पकड़ा उस टाइम अमोनियम नाइट्रेट को, वो एक जगह वेयर हाउस में रख दिया। अब उसका कुछ यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे,
क्योंकि हो सकता था कोई क्लेम करे, बट बहुत साल हो गए कोई किसी ने क्लेम नहीं किया। तो एक्सीडेंटली यहाँ पे क्या हुआ, फायर कैच कर गई और बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उस स्थान पर रखी गई थी 6 साल से, याद रखेंगे। इसमें विस्फोट होने के बाद 70 लोग मारे गए और 3000 लोग इंजर्ड हुए। ये कैजुअलिटी थी। इसका विस्फोट इतना जोरदार था कि जो साइप्रस है 200 किलोमीटर दूर है लेबनान से, वहां भी शॉक फील किया गया। बताया जाता है कि अर्थक्वेक का 3.5 मैग्नीट्यूड टाइप का जो फील होता है वो उस विस्फोट में फील हुआ लोगों को। ये लास्ट में जियोलॉजिस्ट लोगों ने बताया। तो याद रखेंगे लेबनान के बेरूत में ये हादसा हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बायोफ्यूल डे के बारे में। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बनाया कब जाता है, सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है संजीवन ऐप है, एक संजीवन ऐप। संजीवन ऐप बेसिकली किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, बिहार के द्वारा। ये क्यों लॉन्च किया गया, कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे कि बेड अवेलेबल हैं कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, कितनी दूरी पर हैं, तो इस तरह की जानकारी इस ऐप में दी जाएगी। इसलिए ये ऐप लाया गया बिहार स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है किसान स्पेशल ट्रेन। भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। याद रखेंगे कहाँ से कहाँ, तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। महाराष्ट्र के देवलाई से लेकर बिहार के दानापुर तक, याद रखेंगे, ट्रेन चलाई गई है पहली किसान स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया कब जाता है, तो 12 अगस्त, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। एलिफेंट्स की बात करूं तो 2017 का सेंसस है एलिफेंट्स वालों का, एलिफेंट्स का सेंसस हुआ था। 30,000 हाथी भारत पर पाए गए थे, बट ये जो संख्या 30,000 इससे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है नंबर, विच इज वेरी सीरियस पॉइंट। अभी हाल फिलहाल देखा गया केरला में एलिफेंट्स ज्यादा मर रहे थे। एक आंकड़ा है कि हर 3 दिन में जो हाथी है वो केरला में मर जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है और इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, स्पेशली उन स्टेट्स पर जहां मोर्टेलिटी रेट एलिफेंट की ज़्यादा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका में नए पीएम चुने गए हैं। श्रीलंका में नए पीएम चुने गए हैं, उनका नाम आप सब जानते होंगे, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे बहुत समय से श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं और ये चौथी बार है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनकी पार्टी याद रखिएगा आप, श्रीलंका पीपल्स पार्टी। श्रीलंका पीपल्स पार्टी इनका नाम, इनकी पार्टी का नाम। श्रीलंका के जो पार्लियामेंट है वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी 225 सांसद जो हैं, वहाँ जो स्ट्रेंथ है 225 की है, तो याद रखेंगे। इसके साथ ही जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनका नाम क्या है, तो गोटाबाया राजपक्षे। और मजे की बात यह है कि गोटाबाया राजपक्षे जी जो महिंद्रा राजपक्षे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके छोटे भाई हैं। ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ महिंद्रा राजपक्षे। तो दोनों भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नॉमिनेट हुई हैं, कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं, याद रखेंगे, कमला हैरिस। बेसिकली अभी इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये पहली महिला होंगी जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका में नॉमिनेट किया गया, ये याद रखेंगे। किस पार्टी से हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। ये हाल फिलहाल अभी क्या हैं, तो ये हैं सीनेटर।
अमेरिका में जैसे हमारे राज्यसभा सांसद होते हैं वैसे सीनेटर अमेरिका में होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके लोकसभा में, और सीनेटर राज्यसभा। तो सीनेटर से ये सदस्य हैं। सीनेटर कहाँ से सदस्य हैं? तो कैलिफोर्निया से हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया से सीनेटर की सदस्य हैं, याद रखेंगे। कमला हैरिस, ये हैं कमला हैरिस। ये हैं जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट बेसिकली लिखा किसने है, याद रखेंगे, तो इनका नाम है मैथ्यू मिकोंगले। मैथ्यू मिकोंगले ये बेसिकली एक अमेरिकन एक्टर है और इन्होंने किताब लिखी है, सुर्खियों में है, ग्रीन लाइट, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। हम सभी जानते हैं इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। तो उसकी थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार की इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है। इंटरनेशनल यूथ डे बनाया कब से जा रहा है? तो ये सन 2000 से बनाया जा रहा है। हमारा जो नेशनल यूथ डे है वो कब से मनाया जा रहा है? जो 12 जनवरी को मनाया जाता है वो कब से बनाया जा रहा है? तो वो 1984 से मनाया जाता है, जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था इसके संदर्भ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी राकेश अस्थाना जी बने हैं। ये गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी 1984 बैच के हैं, राकेश अस्थाना। अभी न्यूज़ में भी थे क्योंकि सीबीआई में जब ये डेप्यूटी चेयरमैन थे तो बहुत वाद विवाद आलोक वर्मा और इनके बीच में चला था, इसलिए न्यूज़ में भी थे। राकेश अस्थाना जी बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। अगर मैं पूछूं बीएसएफ के पहले डीजी कौन थे, तो नाम उनका भी याद रखिएगा, केएफ रुस्तम। केएफ रुस्तम जी बीएसएफ के पहले डीजी थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में स्थापना हुई थी, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेविन ब्रावो के बारे में। डेविन ब्रावो जो हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। ये न्यूज़ में अभी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है T20 क्रिकेट में। ऐसे पहले बॉलर हैं जो 500 विकेट ले चुके हैं, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है T20 क्रिकेट में से कौन से बॉलर हैं जो 500 विकेट ले चुके हैं, तो पहले बॉलर हैं डेविन ब्रावो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बटरफ्लाई के बारे में, तितलियों के बारे में। 77 न्यू स्पीसीज पाई गई हैं तितलियों की। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट याद रहना चाहिए। मैथेरन एक जगह है जहां 77 स्पीसीज बटरफ्लाइज की नई पाई गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेतन चौहान जी के बारे में। चेतन चौहान बेसिकली इंडियन क्रिकेटर है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। अभी ये यूपी से एमएलए भी रह चुके हैं। ओके, यूपी से एमएलए भी रह चुके हैं चेतन चौहान। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो याद रखेंगे चेतन चौहान एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो झारखंड स्टेट के बारे में है। झारखंड स्टेट का नया एम्बलम, राजकीय चिन्ह जिसे बोल सकते हैं, वो चेंज हुआ है। उसमें बेसिकली हाथियों को एम्बलम में जोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये हाथियों को जोड़ दिया गया है। झारखंड की बात करूं तो उसका स्टेट एनिमल भी एलिफेंट ही है ना, इस वजह से भी जोड़ा गया है। और स्टेट फ्लावर की बात करूं तो पलाश जो है स्टेट फ्लावर है झारखंड का। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो इंडिया का रैंक ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरे वर्ल्ड में आता है 9th रैंक, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि ऑर्गेनिक फार्मर सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो इंडिया। जी हाँ, इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर के नाम पर टॉप पे है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब कल्टीवेशन लैंड में उस हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग तो उस पे 9th पे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैंने सबसे पहला लिया है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी आप सबको पता है कि रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं हर एक फॉर्मेट से, ओडीआई, टेस्ट, T20। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
इनका जो पहला ओडीआई था वो किसके विरुद्ध खेला गया, तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया। जो लास्ट ओडीआई या लास्ट था मैच वो किसके विरुद्ध खेला गया, न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें वो रन आउट हुए, वो लास्ट मैच था उनका। ये एकमात्र पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 3 टाइटल जितवाए। ऐसा पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी टीम के किसी भी कप्तान ने नहीं किया। 3 टाइटल, कौन कौन से 3 टाइटल, एक T20 जितवाया इन्होंने, आईसीसी ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, आईसीसी ट्रॉफी 3 ऐसी हैं उन्होंने जितवाई। T20 वर्ल्ड कप जितवाया, ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया 2011 वाला, और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई 2013 वाली। तो T20 कब जिताया, 2007 में। ओडीआई जो वर्ल्ड कप था वो 2011 आप सबको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। तो ये 3 टाइटल थे जो महेंद्र सिंह धोनी ने जितवाए। बात कर लेते हैं कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जा सकता है। सन 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया। पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिल चुका है, तो पद्मश्री कब मिला, 1 साल बाद 2009 में। आफ्टर दैट पद्म भूषण इनको मिला 9 साल बाद 2018 में। तो ये कुछ चीजें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद रखेंगे। इनके साथ एक और महान क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया सेम डेट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिनट मैन। मिनट मैन बेसिकली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बोलास्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसकी जो क्षमता है, रेंज, ये याद रखिएगा 10,000 किलोमीटर लगभग ये मारक क्षमता इसकी है। अभी अमेरिका ने इसका ट्रायल कर लिया है, ठीक है। अमेरिका की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है। इसको म्यूनिट मैन थर्ड बोला जाता है, म्यूनिट मैन थर्ड याद रखेंगे। अगर मैं इसका नाम पूछूं, बेसिकली नाम तो LGB-30 के नाम से ही जाना जाता है, LGB-30। म्यूनिट मैन के बहुत से वर्जन आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती, तो नाम याद रखेंगे, रॉनी ओ साल्विन। रॉनी ओ साल्विन ये इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर हैं। इन्होंने स्नूकर चैंपियनशिप 2020 की जीती। ये 6 टाइम था रैनी ओ साल्विन का जब ये जीते। और रिकॉर्ड अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो स्टीफन हेनरी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने 7 बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माउंट सिनबांग के बारे में। ये है माउंट सिनबांग। बेसिकली माउंट सिनबांग इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये हाल फिलहाल इरप्ट हुआ है, वॉल्केनिक माउंटेन है, इरप्ट हुआ है, बट बेसिकली इसमें लावा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पायरोक्लास्टिक फ्लो है। पायरोक्लास्टिक फ्लो मैंने आपको वॉल्केनो के लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जब स्मोक और वाटर वेपर इस टाइप की चीजें निकले बट लावा ना निकले, तो वो पायरोक्लास्टिक फ्लो कहलाता है। तो बेसिकली 400 साल से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में गिना जाता था, बट अभी हाल फिलहाल 2010 में इसमें मूवमेंट देखने को मिली और इसको एक्टिव वॉल्केनो का दर्जा दिया गया। और अभी हाल फिलहाल 2020 में इसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट एज अ वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, जिसमें पायरोक्लास्टिक फ्लो हुआ। याद रखेंगे, माउंट सिनबांग पूछा जा सकता है इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है FA कप, ठीक है, फुटबॉल कप 2020। ये FA कप बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। FA कप बहुत पुराना फुटबॉल कप टूर्नामेंट है, ठीक है। ये 1871 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था, तो ये बहुत ओल्डेस्ट है फुटबॉल के रिगार्डिंग। और इसको जीता किसने है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आर्सेनल फुटबॉल कप, आर्सेनल फुटबॉल ने इसे जीता है। और ये 14th टाइम्स है जब इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनलीनेस रिपोर्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई सन 2020 की। अगेन टॉप करने वाला जो शहर था वो इंदौर। इंदौर चौथी बार टॉप कंट्री है स्वच्छता सर्वेक्षण में। 10 लाख की आबादी के बीच में, है ना, इंदौर टॉप किया है। अगर मैं पूछूं कि गंगा की कोस्ट में जो शहर है उनमें सबसे टॉप
क्लीनलीनेस के मामले में कौन है, तो वो है वाराणसी, याद रखेंगे। वाराणसी टॉप में है, गंगा कोस्ट में जो सिटीज लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेचुरल गैस के रिसोर्स मिले हैं हाल फिलहाल, कहाँ, ब्लैक सी में। ब्लैक सी में नेचुरल गैस के रिसोर्स मिले हैं। ब्लैक सी का लोकेशन आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की है साउथ में, बल्गेरिया है वेस्ट में, देन रोमानिया, आफ्टर दैट यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये पूरे देश ब्लैक सी के चारों ओर हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है क्रीमिया, जिसको रशिया ने हड़प लिया। तो अभी आप याद रखेंगे कि जो नेचुरल गैस के रिसोर्स हैं वो ब्लैक सी में अभी देखने को मिले। एमपी मध्य प्रदेश में एक फैसला लिया गया कि जो भी स्टेट की सर्विसेज हैं वो मध्य प्रदेश के लोकल जो डोमिसाइल लोग हैं उनको ही मिलेंगी। तो पहला स्टेट था अपने आप में जो इस तरीके का अनाउंसमेंट किया, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आईपीएल के बारे में है। इस बार का जो आईपीएल है वो 13th एडिशन होगा। ये कहाँ खेला जाएगा, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 एमिरेट से मिलके बना है, याद रखेंगे। आईपीएल का 13th एडिशन होगा। कब से कब तक खेला जाएगा, तो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक ही खेला जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में अपने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने 6 शेड्यूल में उनको शामिल होना है। इससे संदर्भ में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। 6 शेड्यूल की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट 6 शेड्यूल में हैं जिनको एक अलग स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल चुका है। उनका जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से अलग ही है, संविधान में वर्णित है 6 शेड्यूल के अंतर्गत। तो अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि हमको भी इस लॉबी में शामिल किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया। 15 अगस्त जो इस बार का था वो कौन सा एडिशन था, तो 74th एडिशन था, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स, याद रखेंगे। तो वुमेन्स का है, इनका जो वेन्यू इस बार 2020 में होने वाला था बट अब ये पोस्टपोन हो गया है 2022 ड्यू टू कोरोना। 2022 में अब ये होगा और कहाँ होगा याद रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ये चीजें हैं कुछ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश ने हाल फिलहाल अपनी कैपिटल लॉन्च की। 3 कैपिटल्स, पहला स्टेट है जो 3 कैपिटल के साथ रहेगा। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल, ये 3 कैपिटल है। तो अमरावती जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल, याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन है, विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल कौन है, कुर्नूल, मतलब यहाँ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और लेजिस्लेटिव कैपिटल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल याद रखेंगे, 3 हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। इसमें बेसिकली ये है कि कौन सा स्टेट टॉप में है अपने एक्सपोर्ट करने के पोटेंशियल के मामले में। तो बेसिकली मैंने एक इमेज लगाई है। इस बार जो टॉप स्टेट है वो है गुजरात विथ 75.2 पॉइंट्स के साथ, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, देन राजस्थान। राजस्थान मोस्ट शॉकिंग बिकॉज वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री, और लैंडलॉक्ड कंट्री का एक्सपोर्ट करने का जो पोटेंशियल होता है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। जो कोस्ट में कंट्रीज होती है उनका एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो सरप्राइजिंगली राजस्थान चौथे स्थान पर है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। राजस्थान के बारे में नीचे पिलर परफॉर्मेंस में देखेंगे तो पॉलिसी के मामले में बहुत जोरदार राजस्थान का प्रदर्शन रहा है। बिजनेस इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा पॉइंट लो हो जाता है बिकॉज वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओवरऑल राजस्थान इज इन 4th रैंक, याद रखेंगे। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूटी में दिल्ली टॉप पर है, लैंडलॉक्ड में राजस्थान टॉप पर है, कोस्टल में गुजरात टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मोनाको डायमंड लीग स्टार्ट हुआ। मोनाको डायमंड लीग एक प्रकार का एथलेटिक्स कंपटीशन वहां पे हुआ। वहां पे बेसिकली ये जो महाशय जी हैं इनका नाम है जोशुआ
चप्टेगाई, चप्टेगाई ये युगांडा के हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड अचीव किया, वो रिकॉर्ड था 5000 मीटर, इट मीन्स 5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने मात्र 12.35 मिनट में कवर की, विच इज़ द ग्रेट अचीवमेंट। इसके पहले केनेशिया वेकले नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 12.37 मात्र 2 सेकेंड का अंतर रहा और इन्होंने नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है मार्केट कैप के बारे में है। जो एप्पल कंपनी आपने सुनी होगी, एप्पल का मोबाइल आता है, एप्पल कंपनी का मार्केट कैप यूएस की पहली ऐसी कंपनी है जो $2 ट्रिलियन के ऊपर हो गया इनका मार्केट कैप। मार्केट कैप कैसे निकलता है, तो जैसे जो शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट पर कितने फैले हुए हैं इंटू शेयर प्राइस, उनकी प्राइस क्या चल रही है, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो मार्केट कैप निकल जाता है, याद रखेंगे। फर्स्ट यूएस कंपनी है एप्पल जिसने ये अचीवमेंट हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जोड़ा है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, DEPP 2020। बेसिकली जो सैन्य हथियार होते हैं उनकी मेकिंग को हमारे भारत में ही बनाना, हम कम से कम इंपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें जो हथियार होते हैं, ये टारगेट हमने रखा है। तो 2025 तक हमको टर्नओवर 1,75,000 करोड़ का करना है, ये एक टारगेट है। दूसरा टारगेट यह है कि हम 35,000 करोड़ का जो माल है वो एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्रीज को जो हथियार हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, जो हमारी निर्भरता हमारी दूसरे देशों पर हथियार को लेकर वो हम खुद ही क्रिएट करें, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर बने इस क्षेत्र में। और नेक्स्ट है जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं हम बढ़ाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हथियारों का, ये एक टारगेट रखा गया इस बार। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ग्रैंड प्रिक्स के बारे में है। ग्रैंड प्रिक्स में बता दूं कि F1 रेस, जो कार रेस होती है F1 रेस, वो है ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली 2020 में 17 ग्रैंड प्रिक्स होनी थी, जिसमें एक नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने कितनी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं? स्पेनिश जीत ली, इसी महीने ब्रिटिश जीत ली और बेल्जियन, ये 3 ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। वहीं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करूं तो मैं पियरे गैसले नाम है, वो जीते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्चून मैगजीन। एक फॉर्चून मैगजीन आती है, इसमें बेसिकली रैंकिंग हुई है कंपनीज को लेकर कि जिनका फिनेंशियल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहते हैं वो टॉप पे रहती है। तो इस बार जो टॉप कंट्री है वो है वॉलमार्ट ने इस साल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया, इसलिए वो टॉप पर है। और हमारे भारत में सिर्फ एक कंपनी टॉप 100 में रही, वो है रिलायंस, याद रखेंगे, टॉप 100 पे थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इजराइल और यूएई के बारे में। इजराइल और यूएई ने सरप्राइजिंगली, यूएई पहला अरेबियन कंट्री है जिसने इजराइल के साथ पीस डील साइन की, याद रखेंगे। यूएई इज द फर्स्ट अरेबियन कंट्री टू साइन पीस डायलॉग बिटवीन विद इजराइल, ठीक है। इसके बाद भी जैसे ही यूएई ने किया उसके बाद इजिप्ट आगे आया, देन इजिप्ट जॉर्डन ने इजिप्ट जॉर्डन पहले दो कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ पीस डायलॉग साइन कर चुके हैं। आफ्टर दैट यूएई जो साउथ में खाड़ी देश है, यूएई वो पहला कंट्री खाड़ी देशों में जिसने पीस डायलॉग साइन किया, इसके पहले इजिप्ट और जॉर्डन कर चुके हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पुतनिक 5, याद रखेंगे, स्पुतनिक 5 ऐसे नहीं लिखते, स्पुतनिक 5 एस, फिर ये है स्पुतनिक 5, ठीक है। स्पुतनिक 5 बेसिकली कोरोना की वैक्सीन है जो रशिया द्वारा बनाई गई है और मार्केट में डाल दी गई है कि भैया आप लगाओ कोरोना वैक्सीन। तो याद रखेंगे पहली ऐसी कंट्री है रशिया जिसने मार्केट में कोरोना वैक्सीन अवेलेबल कर दी है स्पुतनिक 5 के नाम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीरस के बारे में। सीरस एक प्रकार का एस्ट्रॉयड है। सीरस क्या है? एस्ट्रॉयड है जो जुपिटर और मार्स के बीच में, बेसिकली जुपिटर और मार्स के बीच में ये एस्ट्रॉयड दिखा। इसमें बेसिकली ये देखा गया कि इसमें वाटर पाया गया, सलाइन वाटर दिखा अकॉर्डिंग टू द डाउन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ये पाया गया कि यहाँ सलाइन वाटर की अवेलेबिलिटी है इस एस्ट्रॉयड में। 950 किलोमीटर का डायमीटर है, व्यास है, और ये एक डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। ये कुछ चीजें सीरस के बारे में है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है पानी की, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉरिटानिया के बारे में।
मॉरिटानिया एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। इसके नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, उसका नाम है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। बेसिकली मॉरिटानिया की बात करूं तो मॉरिटानिया जो देश है इसका 90% जो रीजन है ये रेगिस्तान में आता है। मात्र 10% ही ऐसा रीजन है जहां पे सर्वाइव आदमी कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। ये जो साहब दिख रहे हैं आपको, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर है। कैसे पता चल गया? एक ओलंपियाड हुआ था लंदन में जिसका नाम था मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके अंदर हुआ था माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड। इसमें महाशय जी ने गोल्ड पाया है। तो कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो गया है एज अ वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। इनका नाम क्या है? नीलकंठ भानु प्रकाश। याद रखेंगे, नीलकंठ भानु प्रकाश। नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ, ये बेसिकली क्या करता है? ग्रोथ रेट इस बार की बताया है कि इस बार की जो फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट है बहुत लो है, -23.9%। -23.9%। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना भयानक कॉन्ट्रैक्शन, इतना भयानक इकोनॉमी डिस्ट्रेस में गई है। -23.9%। ये मैंने आपके लिए एक पाई चार्ट भी लगा दिया, आप देख लेंगे कौन कैसे परफॉर्मेंस, किस किस महीने में कैसे कैसे परफॉर्मेंस इंडिया की इकोनॉमी की रही। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगस्त चल रहा है तो स्पोर्ट्स डे मनाएंगे 29 अगस्त को, याद रखेंगे। और 29 अगस्त को ही हर प्रकार के अवार्ड्स घोषित कर देंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 29 अगस्त को ही दिया जाए। 29 अगस्त को क्यों? ध्यानचंद जी जो हमारे हॉकी के जादूगर हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टार्ट कब से किए थे? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 1991 1992 ये ईयर था स्टार्ट करने का। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी हैं जो दिख रहे हैं आपको। पहले तो रोहित शर्मा जी क्रिकेट से, दूसरे हैं मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स, 2 मेन 3 फीमेल हैं, जिनमें से पहली हैं मणिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग से और रानी रामपाल हॉकी से। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वालों की रकम पहले हुआ करती थी 7.5 लाख, अब उसको बढ़ा दिया गया है 25 लाख। खुशखबरी। दूसरी चीज, अर्जुन अवार्ड में मिलते थे 5 लाख तो अब मिलेंगे 15 लाख। तीसरी चीज, द्रोणाचार्य में मिलते थे 5 लाख तो अब मिलेंगे 10 लाख। तो ये याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड 27 लोगों को दिया गया है, ये बता दूं। ध्यानचंद अवार्ड की बात करूंगा तो सचिन नाग नाम के व्यक्ति हैं, मरणोपरांत इनको मिला है ध्यानचंद अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुषोत्तम राय को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सीडेंट हुआ है हाल फिलहाल केरला में। केरला में ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ हादसा हुआ है, बेसिकली क्रैश हो गया, प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो पाई। 18 लोग मारे गए और 150 लोग इंजर्ड हो गए। एविएशन मिनिस्टर कौन है पूछा जाता है तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं एविएशन मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। फ्लाइट का नाम जानना है आपको तो फ्लाइट का नाम बता दूं तो IX 1344 ये फ्लाइट का नाम था जो क्रैश हो गई। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी पॉइंट है वो आप देख लेंगे, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।